हेलो एवरीवन। आज की सेशन के अंदर हम स्पेशलाइजेशन यूनिट 5th के पहले दो सब टॉपिक यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दूसरा सब टॉपिक फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करते जाएंगे और लास्ट में आप टैली करेंगे कितने आंसर आपने सही किए हैं और कितने आंसर आपने गलत किए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज रेंज डज द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर टिपिकली अकर, यानी कि एडोलेसेंट स्टेज के अंदर तेज़ गति से हमको बच्चों के अंदर ग्रोथ देखने को कब मिलती है। क्या वो आपका टाइम पीरियड 5 to 7 ईयर का है, क्या वो 8 to 10 ईयर का है, 11 to 14 ईयर का है या 15 to 18 ईयर का है। एट व्हाट एज रेंज डज द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर टिपिकली अकर, 5 to 7, 8 to 10, 11 to 14, 15 to 18। याद रखेंगे यहाँ पे कॉमन बेसिस पे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, चलिए 5 to 7, 8 to 10, 11 to 14, 15 to 18। तो कॉमनली हमको जो है टिपिकली जो ये आपका तेज़ गति से जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो किस एज में देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 11 to 14 ईयर। याद रखेंगे यहाँ पे लड़की का जो आपका टाइम फ्रेम अगर लड़की के रिगार्डिंग पूछा जाए, स्पेशली लड़की के रिगार्डिंग पूछा जाए, तो याद रखेंगे लड़की का जो आपका ये तेज़ गति से डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वो आपका 10 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 14.8 ईयर की एज तक एंड कर जाता है। लड़की के अंदर यानी कि 10 ईयर से स्टार्ट होता है और 14.8 ईयर के अंदर एंड कर जाता है। लड़के के अंदर 12.1 ईयर की एज से स्टार्ट होता है और 17.1 ईयर की एज तक एंड कर जाता है। अगर आपका जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछा गया तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। तो कॉमनली टिपिकली तौर पे पूछा जाए तो 11 to 14 ईयर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच न्यूट्रेंट इज एसेंशियल फॉर बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो विटामिन सी है, क्या वो विटामिन डी है, क्या वो विटामिन ई है या फिर वो विटामिन के है। विच न्यूट्रेंट इज एसेंशियल फॉर बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैल्शियम एंड विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश इज़ द टर्म फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट इन बोन्स। आपका जो है कौन सी टर्म जो है इन ऑप्शंस में जो आपका फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट इन बोन से रिलेटेड है। डैश इज द टर्म फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट इन बोन्स, ऑसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ऑस्टियोफोरेसिस, एपिफिशियल क्लोजर। ऑसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ऑस्टियोफोरेसिस, एपिफिशियल क्लोजर। Dash is the term for the fusion of growth plate in bones, ossification, classification, osteoporosis, एपिफिशियल क्लोजर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि एपिफिशियल क्लोजर। एपिफिशियल क्लोजर। विच, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑर्गन सिस्टम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन फिजिकल ग्रोथ। कौन सा आर्गन जो है प्राइमरली तौर पे इन्वॉल्व होता है फिजिकल ग्रोथ के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। विच ऑर्गन सिस्टम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन फिजिकल ग्रोथ। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोक्राइन सिस्टम। तो याद रखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंसान के मेटाबॉलिज्म को, इंसान की ग्रोथ को और इंसान के जो आपका मूड है उसको जो है ये रेगुलेट करता है। इंडोक्राइन सिस्टम इज़ प्राइमरली रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, मूड एंड ग्रोथ।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस, बाय एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस, कौन सा कंडीशन होगा? विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस का करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? दवाफिज्म, गाइनाटिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर आपका स्क्योलोसिस। ठीक है, दवाफिज्म, गाइनाटिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस या आपका स्क्योलोसिस। ठीक है, चलिए, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस, दवाफिज्म, गाइनाटिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस या आपका स्क्योलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका गाइनाटिज्म। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गाइनाटिज्म। सो गाइनाटिज्म इज आल्सो नोन एज पिट्यूटरी गाइनाटिज्म। पिट्यूटरी गाइनाटिज्म ये अफेक्ट करता है बच्चे के अंदर बिफोर द ग्रोथ ऑफ प्लेट इन बोन्स, बिफोर द ग्रोथ ऑफ प्लेट इन बोन्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ अडल्ट हाइट। डैश इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ अडल्ट हाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, जेनेटिक्स या स्लीप। तो ना तो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन के बेसिस पे होता तो फिर सारे हाइट वाले हो जाते। एक्सरसाइज भी जो है वो रिलेट नहीं करता, एक्सरसाइज से कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है लेकिन मेनली नहीं। स्लीप से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जेनेटिक जो है ये आपका प्राइमरी डिटर्मिनेंट है अडल्ट हाइट के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, विच पीरियड ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर ग्रोथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना है। विच पीरियड ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर ग्रोथ। जो आपका बच्चे की जो ग्रोथ के लिए कौन सा टाइम पीरियड जो है वो माँ बाप के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है? आपका जो है जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, फैटल स्टेज या फिर आपका न्यू नेटल स्टेज। जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, फैटल स्टेज या न्यू नेटल स्टेज, कौन से स्टेज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है माँ बाप को बच्चे की डेवलपमेंट के लिए? तो कौन सा स्टेज है आपका? एम्ब्रॉयनिक स्टेज। कौन सा स्टेज है आपका? एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तो यहाँ पे एडिशनल नॉलेज जो है वो जान लेंगे। एम्ब्रॉयनिक स्टेज लास्ट फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल द एंड ऑफ द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज लास्ट फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल द एंड ऑफ द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ डज माल न्यूट्रिशन अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। माल न्यूट्रिशन जो है किस तरीके से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है? इट हैज़ नो अफेक्ट, उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इट एक्सिलरेट ग्रोथ, या फिर वो ग्रोथ को एक्सिलरेट करती है। इट डिलेज ग्रोथ, इट ओनली अफेक्ट मेंटल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इट डिलेज ग्रोथ। माल न्यूट्रिशन किस तरीके से अफेक्ट करता है? बच्चे की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को डिले कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा फैक्टर नहीं है यहाँ से जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है? क्या हार्मोन आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करते? तो बिल्कुल करते हैं। सनलाइट? तो बिल्कुल। तो टेलीविज़न जो है वो नहीं करता, तो यहाँ पे टेलीविज़न इसका आंसर होगा। अगला आपका जो है पार्ट, यानी कि फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, दूसरा सब टॉपिक यूनिट 5th का। पहला क्वेश्चन इसका, विच टाइप ऑफ फैट इज़ कंसिडर्ड द हेल्थीएस्ट फॉर कंजम्पशन। कौन सा टाइप का जो फैट है जिसको हेल्थीएस्ट माना जाता है कंजम्पशन के लिए? सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल। Which type of fat is considered the healthiest for consumption? Saturated fat, trans fat, unsaturated fat या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल। तो
तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या है आपका अनसैचुरेटेड फैट। क्या है आपका अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट के अंदर दो तरीके के फैट आते हैं, तो याद रखेंगे पहले का नाम है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, MONO मोनो अनसैचुरेटेड फैट। दूसरे का नाम है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, POLY पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट आते हैं। विच मिनरल इज, अगला क्वेश्चन है, विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। विच मिनरल इज क्रूशियल, ठीक है, विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम या सोडियम। कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम या फिर सोडियम। बड़ा ही सिंपल जो है क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है आयरन। इसका आंसर क्या है आयरन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, डैश इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फाइबर फॉर एडल्ट। कितना फाइबर आपको डेली जो है वो लेना चाहिए, एक अडल्ट को जो है कितना फाइबर डेली लेना चाहिए। 10 से 15 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम या फिर आपका 35 से 40 ग्राम। तो कितना फाइबर डेली एक अडल्ट को लेना चाहिए, तो लगभग 25 से 30 ग्राम जो है आपको फाइबर लेना चाहिए, रिकमेंडेड है आपका WHO से। क्वेश्चन नंबर 13, विच विटामिन हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड। विच विटामिन हेल्प्स, कौन सा विटामिन जो है वो मदद करता है आपका किसके लिए, इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन D। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विटामिन C। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विटामिन C। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज जो है ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव मानी जाती है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, बैलेंस एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, बैलेंस एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एरोबिक एक्सरसाइज। तो एरोबिक एक्सरसाइज की एग्जांपल जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या फिर आपका टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सारी एरोबिक एक्सरसाइज की एग्जांपल हैं। लगभग आपको जो है रिकमेंडेड एक्सरसाइज जो है आपका वो कितना करना चाहिए, एक दिन के अंदर 30 मिनट आपको जो है एक्सरसाइज करना चाहिए और हफ्ते में लगभग 5 दिन जो है आपको इनमें से कोई भी एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कोई एक जो है आप कर सकते हैं। डैश इज द बॉडी मास इंडेक्स BMI रेंज फॉर नॉर्मल हाइट। डैश इज द, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश इज द बॉडी मास इंडेक्स BMI रेंज फॉर नॉर्मल हाइट। डैश इज द बॉडी मास इंडेक्स BMI रेंज फॉर नॉर्मल हाइट। तो कितना आपका बताया गया है 18.5 टू 24.9, 18.5 टू 24.9। ठीक है, याद रखेंगे 18.4 टू 25.9। तो अकॉर्डिंग टू WHO अगर BMI 18.5 टू 24.9 होगा तो हेल्थी वेट रेंज होगा। याद रखेंगे, दोबारा से दोहरा रहा हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू WHO अगर 18.5 से 24.9 होगा आपका बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास जो होगा आपका इतना होगा तो आपका वो हेल्थी वेट रेंज के अंदर आएगा। अगर आपका 25.0 से 29.9 होता है तो वो आवर वेट रेंज के अंदर आ जाएगा, यानी कि D ऑप्शन जो है वो आपका आवर वेट रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर आपका 30.0 से ऊपर चला जाता है, 30.0 और उससे ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो वो आपका ओपेस रेंज होगा। ओपेस, OBS ओबेस रेंज होगा। ओबेस रेंज कौन सा रेंज होता है, एबनॉर्मल। ठीक है,
एकदम एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा मसला ही जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच न्यूट्रेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थी स्किन एंड विजन। कौन सा न्यूट्रेंट जो है वो ज़रूरी है किस बात को मेंटेन करने के लिए, हेल्थी स्किन और विजन के लिए, आंखों के लिए और आपका हेल्थी स्किन के लिए, खास करके लड़कियों के लिए जिनको जो इसकी ज़रूरत होती है। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन के। फिर आपको जो है वो ज़्यादा पैसा पार्लर में खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा जो है न्यूट्रेंट ज़रूरी है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पार्लर के अंदर बहुत ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। विच न्यूट्रेंट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ स्किन एंड विजन। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, what is a major benefit of dietary antioxidant, sorry, what is a major benefit of dietary antioxidant। वो क्या करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, एनर्जी देता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, या फिर इम्प्रूव करता है विजन को। एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट, मेजर बेनिफिट बताना है। मसल को बिल्ड करता है, एनर्जी देता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, या फिर विजन को इम्प्रूव करता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और आपका CVD से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ CVD, कार्डियोवैस्कुलर जो भी आपका जो है वो मसला होता है। उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, विच डाइटरी कंपोनेंट शुड बी लिमिटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। विच डाइटरी कंपोनेंट शुड बी लिमिटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। फाइबर, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। विच डाइटरी कंपोनेंट शुड बी लिमिटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। फाइबर, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। तो ये वाला सेशन यहीं तक। अगले सेशन के अंदर यूनिट 5 का जो है और सब टॉपिक को भी किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को खुदा हाफिज़, रब राखा।